हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया अध्याय जो कि 8वां लेसन है विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक किताब का जो पहली किताब का आखिरी चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो एक छोटा सा चैप्टर है, एक दो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर मैक्सवेल का प्रकृति नियम क्या है, विस्थापन धारा क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है और उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे, और विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पेक्ट्रम छोटा सा। तो इतनी टॉपिक है जो दो वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले ये बात पहले चैप्टर अध्याय 6 में या इसके पहले ये पता हो गया था कि अगर कोई चालक में करंट बहती है, ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली थी कि अगर किसी चालक में धारावाहिक चालक तार है तो उसमें अगर करंट जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अभी हम लोगों ने अध्याय 6 में जो फैराडे का नियम पढ़ा था, द्वितीय नियम कह लें या पहला नियम, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होता है। यानी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी। कहने का मतलब ये है कि फाई बी जो होता है वो होता है बी इंटू ए। अगर इसको देखा जाए तो ये आएगा ए डी बी अपॉन डी टी। ये नियम बताता है कि फील्ड में या फ्लक्स में, बात वही है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। यानी कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में समय के साथ चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होता है तो एक इंड्यूस्ड एमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? करंट, इंड्यूस्ड करंट। और करंट क्यों उत्पन्न होती है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या बनती है? धारा बनती है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या बनती है? धारा बनती है। तो इलेक्ट्रॉन को चलाता कौन है? अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो एक इंड्यूस ईएमएफ यानी कि वो क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। जैसे बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को चलाती है, एक ईएमएफ देती है। तो बैटरी क्या असल में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही स्थिर इलेक्ट्रॉन को चला सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है कभी भी स्थिर आवेश को नहीं चला सकती। मैग्नेटिक फील्ड जो है तब भी उत्पन्न होती है जब मूविंग चार्ज मूव करता है, क्योंकि इसके फार्मूले में जो होता है वी वी बी साइन थीटा होता है। यानी कि फोर्स लगाते हैं यहाँ पे अगर हम, तो F बराबर जो होता है V क्यू बी बी साइन थीटा होता है। F बराबर क्या होता है? क्यू बी बी साइन थीटा होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वेग आता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अगर मतलब ये फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैदा करती है? विद्युत बल। क्या पैदा करती है? विद्युत बल। तो ये चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय बल क्रिएट करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है
अगर कोई स्थिर आवेश होता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। यानी कि इस फार्मूले में V होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ चल रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, उससे मैग्नेटिक फोर्स बनता है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो स्थिर आवेश पर ही लगता है। अगर आवेश मूव कर रहा है, फ्री आवेश, तब भी लगता है, अगर स्थिर है तब भी उत्पन्न होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है स्थिर आवेश को चलाना। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्थिर आवेश को मूव नहीं करा सकती, क्योंकि स्थिर आवेश से केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न नहीं होती है। जब आवेश चलता है तब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। इसलिए स्थिर आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे उस पर एक विद्युत बल लगता है और जो चार्ज को फील्ड के डायरेक्शन में चला सकता है। अगर पॉजिटिव आयन होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, एक फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव होगा तो फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो स्थिर आवेश को कभी चला नहीं सकती। तो जैसे आप ये भी देख सकते हैं फार्मूला जो बायर सेवर्ट का जिन्होंने फार्मूला जो दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड में देखिए V है। ये इसका मतलब है कि चार्ज अगर V वेलोसिटी से मूव करेगा तब ये उत्पन्न होगा। और इसके फार्मूले में देखिए Q है, यहाँ वेलोसिटी नहीं। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन इसमें देखिए Q है लेकिन V भी है। इसका मतलब Q अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि स्थिर चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न हो सकती। इसलिए चार्ज को जो मूव कराता है वो कौन मूव कराता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र मूव कराता है। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में समय के साथ परिवर्तन होता, फैराडे का नियम कहता है कि वो इंड्यूस ईएमएफ होता है जिससे करंट बहती है। तो करंट बहने का मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये पहले स्थिर होते हैं और तभी चलते हैं जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्थिर चार्ज पर ही लगती है, फोर्स लगा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगता है तभी ये चलती है। ठीक है, आप इसको एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं। ये हम समझा रहे हैं कि पर समय के साथ बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, अभी हम आते हैं एम्पियर मैक्सवेल परिधि नियम पे, कि यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, बदल रही है। क्या हो रही है, बदल रही है अंदर से बाहर की ओर। इसका मैग्नीट्यूड जो है बदल रहा है। B क्या है, परिवर्ती है। इसका मतलब है फ्लक्स बदल रहा है बार बार। तो जाहिर सी बात है किसी एरिया से अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसके कारण एक करंट उत्पन्न होती है। तो जो करंट उत्पन्न होती है वो लेंज का नियम अगर लगाएं तो लेंज का नियम ये कहता है कि वो जिस कारण से करंट या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका अपोज करता है। इसका मतलब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी कि करंट के वजह से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी जो इसके विपरीत होगी। तो इसके ठीक बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। आई को इस डायरेक्शन में उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है ना, इससे हम लोग लेंज के नियम से प्रेरित करंट की डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में बार बार चेंज हो रहा है जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे करंट उत्पन्न होता है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है जो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे।
और फ्लक्स में परिवर्तन तभी विरोध होगा कि करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ठीक इसके विपरीत बनेगी। इसके विपरीत बनाने के लिए करंट को इधर बहाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, करंट अगर बह रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसके विपरीत दिशा में। और जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर आवेश को नहीं चला सकती क्योंकि उस पर लगती ही नहीं। अभी हमने फार्मूला लिखा था। और जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब है, ये चीज तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। और ये इसके नियम से भी, फैराडे का द्वितीय नियम असल में यही है और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और E/dl माइनस d∅b/dt। क्यों को E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे E होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E/dl। एक मिनट, E/dl, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है E/l। l मतलब है dl, तो इसलिए यहाँ पे E का मतलब डेल्टा V कर लीजिए या dV कर लीजिए, dV/dl। तो dV बराबर क्या हो जाएगा, E/dl। ठीक, तो इसीलिए एक तरह से कहने का मतलब है कि अगर क्लोज्ड है, एक लाइन इंटीग्रल है, अगर क्लोज है, लाइन के अंदर से लेंगे तो यहाँ क्लोज नहीं लगाएंगे। अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल लेना है तो यहाँ सर्किल लगा देना। तो चूंकि एक स्विच इतने के लिए डीएल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसका ये जो पूरे के लिए लाइन इंटीग्रल ये ई होता है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड, यही विद्युत वाहक बल जो है इसके बराबर होता है। और यही बराबर, ये सूत्र खुद ही बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ बदल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। और आप यहाँ से भी समझ गए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस्ड करंट होती है। इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थिर आवेश चल नहीं सकता। और एक चीज यहाँ से भी क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों है परपेंडिकुलर। म्यूचुअली क्या है, दोनों परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तभी करंट इंड्यूस हो रही है। और करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि टाइम के साथ बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, तो अब ये बात होगी कि क्या इसका विपरीत भी सही है। ये बात जो है देखना है कि क्या इसका विपरीत भी सही है, कि क्या बदलती हुई वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकती है, क्या इसका विपरीत भी सत्य है। तो हाँ, तो जवाब आया हाँ, कि इसका विपरीत भी सत्य है। इसका विपरीत भी सत्य है। जैसे माइकल फैराडे ने जनरेटर बनाया था, उसने कहा कि जब चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अरे इलेक्ट्रिक
करंट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से करंट पैदा बन सकती है। तो उसका उल्टा संभव हुआ ना कि जब करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर सकती है। तो जनरेटर में यही होता है कि कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है। वहाँ पर भी यही होता है कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज को मूव करा देती है, यानी वही करंट पैदा हो जाती है। तो यही तो उसका नियम है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। जैसे ओरेस्टेड ने कहा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो फैराडे ने उसका उल्टा सोचा। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता। अभी आपने देखा फैराडे का दूसरा नियम था। तो अब ये देखना है कि क्या बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम के साथ चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। क्योंकि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसका मतलब है कि करंट होगी तो बनेगी। तो इसका मतलब है कि पहले करंट बनती है तब मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मतलब अब हमको ये देखना है कि क्या इसका उल्टा भी सही है कि क्या बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकती है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगी, तो इसका मतलब है टाइम के साथ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट बनती है। तो जहाँ पे करंट वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ जहाँ करंट होगी वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओरेस्टेड का नियम, ठीक। तो इस बात को किसने कहा, स्वीकार कहा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है, वास्तव में ऐसा ही होता है कि जहाँ बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, इसका उल्टा संभव है। उसने तर्क देकर कहा और एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उनका ध्यान इस बात पर भी गया, और जहाँ पे एम्पियर का परपथी नियम लागू नहीं हो रहा था तो वो वहाँ पे इनकम्प्लीट था। हालांकि वो नियम गलत नहीं था, लेकिन वहाँ पे वो लागू नहीं हो पा रहा था। कुछ चीज़ मिसिंग थी जिसको मैक्सवेल ने ऐड किया, ठीक है। अब उसी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और वहाँ देखेंगे कि कैसे, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। और वहाँ पर भी हम देखेंगे कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यानी कि करंट बन रही है। हालांकि लोगों के मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि जहाँ करंट होगी वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लोगों की धारणा था नहीं, करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। जबकि वो ये बताने पे थे कि नहीं, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदल रहा है वहाँ करंट बन रही है, लेकिन लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। इसीलिए लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने उस बात को छोड़कर विस्थापन धारा का नाम दिया। उस बात को छोड़कर उन्होंने कहा कि चलिए हम इस बात को कह देते हैं कि वहाँ पे एक धारा बनती है, और उस धारा को उसने कह दिया डिस्प्लेसमेंट करें, यानी विस्थापन धारा। जो मेन धारा को डिस्प्लेस करके जो आई है उसको विस्थापन धारा कहते हैं, है ना। तो उनका दिमाग इस बात पे ध्यान कैसे गया है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसको लेकर के, दो संधारित्र, एक संधारित्र को लेकर के। जब इसको बैटरी से चार्ज करेंगे तो इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस चार्ज आता है, ठीक। तो मैग्नेटिक नीडल लेकर के, अब इसके वजह से इसमें करंट बहेगी, तो मैग्नेटिक नीडल लेकर के वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मैग्नेटिक नीडल को जब उन्होंने यहाँ पे रखा तो वो डिफ्लेक्ट हो गई, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ गया। हाँ
तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक नीडल जो रखा तो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक, उसका डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आया होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर भी रखने पर वही डिफ्लेक्शन हुआ, उसी डायरेक्शन में हुआ जो यहाँ हो रहा था, जबकि यहाँ तो कोई करंट नहीं है। मैक्सवेल ने ये देखा कि भाई यहाँ पे तो करंट है, फोरेस्टर ने कहा था कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ठीक है कि भाई यहाँ पे तो डिफ्लेक्ट हो रहा सही है, लेकिन सेम डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में यहाँ हो रहा है और यहाँ तो कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तभी तो नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। बिना मैग्नेटिक फील्ड के नीडल कहाँ से डिफ्लेक्ट होगी? मैग्नेटिक नीडल जो होगी उसमें विक्षेप कैसे आता है? बिना मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी यही डिफ्लेक्शन यहाँ भी शो हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? तो उसने ये देखा भाई यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे एम्पियर का नियम भी लागू करेंगे। अभी मैक्सवेल ने क्या दिया वो भी देखेंगे। तो उन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर है तभी हो रहा है। यहाँ पे तो करंट नहीं है क्योंकि करंट तो यहीं तक है, यहाँ तो गैप है, फिर भी यहाँ सुई क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? तो मैक्सवेल ने कहा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी तभी करंट होगी। तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तन से बन रही है, उसीलिए यहाँ पे जो है करंट आ रही है, क्योंकि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ पे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। यहाँ पे टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर सुई रखी जाती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फिर लोगों के मन में तो ये था कि नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट के वजह से बनती है, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंडा कहाँ से आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड? हम तो यही जानते थे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुई। मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो उन्होंने एक दिमाग में ये सोचा कि लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने एक करंट बना दिया यहाँ पे कि नहीं भाई, यहाँ पे एक करंट बहती है, इस पोजीशन में क्या बहती है, एक करंट बहती है जिसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और यहाँ पे रखने पे सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है। और उस करंट को उन्होंने कहा कि वो जो करंट होती है वो इस करंट से अलग होती है। ये तो कंडक्शन करंट है जो वायर में बहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो करंट बहती है वो इससे अलग होती है, तो इसके स्थान पे यानी डिस्प्लेस करके यहाँ पे अलग करंट बहती है, इसलिए उसको रख दिया विस्थापन धारा। क्या नाम रख दिया? विस्थापन धारा, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका नाम उन्होंने रख दिया कि यहाँ पे एक करंट बहती है जिसको उन्होंने कहा कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट है ID, और उसके कारण से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सुई विक्षेपित होती है। तो मैक्सवेल ने असल में क्या कहा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज के कारण जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यानी वो करंट बन रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही इलेक्ट्रॉन को चलाना है। वो बात लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में बैठी कि जहाँ करंट होता वहीं मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? तो उन्होंने उस बात को विश्वास दिलाने के लिए कह दिया कि नहीं, यहाँ एक करंट होती है, वो इस करंट से अलग होती है, जिसको उन्होंने नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसको उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो करंट यहाँ होती है वही करंट यहाँ होती है। उस बात को उन्होंने प्रूफ भी किया कि देखिए ये इसके बराबर होती।
हालांकि ये दोनों, ये करंट यहाँ वाली करंट नहीं होती है, लेकिन उसके जो वैल्यू होते हैं, वो जो उसके मैग्नीट्यूड होते हैं वो बराबर आते हैं। उन्होंने प्रूफ किया कि यहाँ पर जो करंट होती है वो यही करंट होती है, बाद में दिखाया भी। और उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग एम्पियर मैक्सवेल परपेथी नियम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर का नियम भी लागू नहीं हो रहा था। तो इन्होंने पहले यहाँ पे उस करंट का नाम ले लिया और उसको कह दिया विस्थापन करंट, और उस विस्थापन करंट के वजह से यहाँ पे कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जिसके कारण यहाँ पे रखी हुई सुई में वही डिफ्लेक्शन आता है नीडल में जो यहाँ आ रहा था। बाद में वो शो करेंगे कि IC बराबर ID, आंकिक रूप से बराबर दिखाएंगे कि इसका मान इसके बराबर होता है, वो आंकिक रूप से। जबकि यहाँ पे जो असल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे जो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता है शुरू में ना, तो यहाँ पे असल में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक, देखिए एक बैग तो चार्ज हो नहीं जाता, यहाँ से प्लस चार्ज आता है, यहाँ पे स्थापित होता है, या कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर चलते यहाँ जमा होते हैं, प्रोटॉन यहाँ। तो जैसे एक प्लस चार्ज आया, यहाँ माइनस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर दूसरा आया माइनस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर तीसरा आया इलेक्ट्रिक माइनस, चौथा आया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर पांचवा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर छठवां। तो देखिए ये टाइम के साथ चेंज ही तो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवर्तन तो ही हो रहा है, टाइम के साथ चेंज तो ही हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन टाइम के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक बैग जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है, यानी कि ये फुली चार्ज हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवर्तन बंद हो जाता है, तो यहाँ पे करंट भी बंद हो जाती है। अब यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये चार्ज होना शुरू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसी के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, या कह लीजिए किसी के वजह से यहाँ पे करंट आती है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने नाम दिया, और उस करंट के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक, तो रियलिटी में ये था, लोगों के दिमाग में उतरा नहीं, तो इसलिए ने एक कॉन्सेप्ट ला दिए डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो असल में यही होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरिएबल होती है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है, जिसको हम लोग फाई ई कहते हैं, यानी डी फाई ई टाइम के साथ चेंज होता है। और एक चीज और भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और देखा जाए इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट ऐसे बह रही है तो एक सर्कुलर होगी। कहने का मतलब होता है कि करंट के डायरेक्शन में अगर अंगूठा करें तो ये उंगलियों का मुड़ाव क्या कहलाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मतलब एक सर्कुलर, यहाँ ऊपर की ओर यहाँ नीचे की ओर। तो यहाँ मतलब ऊपर है और यहाँ पे नीचे है। तो देखिए यहाँ निकल रही है, यहाँ घुस रही है, और यहाँ ऐसे है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, जैसे हमने वहां दिखाया था। तो एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम से क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, करंट होती है,
तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही बहती है, क्योंकि चार्ज मूव इलेक्ट्रिक फील्ड करा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। और यहाँ पर भी वही बात है कि टाइम के साथ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना बनती तो यहाँ डिफ्लेक्शन सुई का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं, कंडक्शन। ठीक, अब वो मशीन क्या था जिन्होंने इसको पूरा किया और नाम क्या दिया उसका? एम्पियर का नियम तो यहाँ लग जा रहा था। अगर हम पूछें कि भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम उससे होकर के एक एम्पीरियन लूप खींच दिए और इसमें करंट तो हम ये लॉ निकाल लिए, ये एम्पियर का लॉ था, म्यू नॉट आई सी, या ये कंडक्शन करंट है। लेकिन जब हम यही रूल एम्पियर का परपथी नियम यहाँ पे लगाना चाहे तो वहां पे वो नियम फेल हो गया, मतलब है कि वहां पे लग नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं थी। हमने तो भी समझाया कि करंट है, लेकिन तो शुरुआत की बात बता रहे हैं कि मैक्सवेल ने अपने नियम में क्या ऐड किया इसमें। अब यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से अगर एक एम्पीरियन लूप, मतलब लूप किसी भी आकृति का होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कहने का मतलब इस लूप से होकर करंट को जाना चाहिए। ये वाली करंट क्या होती है, जो एम्पीरियन लूप है उसको छेद कर जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए एक एम्पीरियन लूप हम यहाँ पे खींच दें, तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई करंट इसको छेद नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि एम्पीरियन जो परपथी नियम था एम्पियर का, वो तो यहाँ फेल हो गया, मतलब गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये ला ही गलत है? ला गलत नहीं है, असल में क्या है कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर ये गलत होता तो यहाँ पर भी नहीं लागू होता और जगहों पे नहीं लागू होता। ये मैक्सवेल साहब का इस एक्सपेरिमेंट, संधारित्र के लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे तो उनका ध्यान इस बात पे गया था, उन्होंने इस जगह पे ये नियम लगाना चाहा, लग नहीं पाया। तब उनकी बात में स्ट्राइक किया कि यहाँ पे जबकि नीडल यहाँ डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, तो क्या इसका नियम गलत है? नियम गलत नहीं है, उन्होंने कहा कि नियम सही है, अगर गलत होता तो यहाँ पर भी नहीं लगता। इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है, जो डिसकंटिन्यूटी है वो यहाँ की वजह से, जो यहाँ नहीं लग रहा है उसके वजह से ये कुछ मिसिंग है। क्योंकि अगर ये फुल होता, मतलब कंप्लीट होता, तो ला वैलिड यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि ला जो है हर जगह वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नियम वैलिड नहीं हो पा रहा था, जबकि अन्य जगह वैलिड हो रहा था, यहाँ हर जगह वैलिड हो रहा था, यहाँ वैलिड नहीं हो रहा था। तो यहाँ वैलिड होने के लिए ही उन्होंने एक करंट का नाम दिया कि यहाँ पर भी एक करंट है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? आईडी, क्योंकि सुई यहाँ भी विक्षेपित हो रही, तो उन्होंने कहा सुई विक्षेपित हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रही है, वही मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से करंट बनती है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी करंट है, इसमें भी करंट है, उस करंट को उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने इसको क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। और उन्होंने अपने नियम में जोड़ा कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, या उन्होंने कहा कि आई डी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मीडियम का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया उन्होंने कि ये होता है। आईडी जो करंट होती है, उन्होंने कहा कि जो आईडी करंट है वो इसके बराबर है। क्या है? इसके बराबर है। इसमें ये ऐड होना चाहिए, तभी ये नियम कंप्लीट होगा। तो उन्होंने ये नियम कंप्लीट करके कहा कि ये नहीं, ये होना चाहिए,
म्यू जो है उन्होंने कॉमन लिया, IC करंट ID ये होना चाहिए या ये होना चाहिए साइलन नॉट डी फाई ई अपॉन dt होना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये करंट जुड़ी गई तो फील्ड की वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी, नहीं, यहाँ पे एक फॉलो करेगा और यहाँ पे ये फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है, वायर के अंदर जो करंट बह रही है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट बह रही है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ज़ीरो है। इस करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो कांस्टेंट ही लगी हुई है। तो इसीलिए इस जगह ये नियम लगाएंगे तो ये चीज़ जीरो रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो क्या होगा कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी ना जब इन दोनों को ऐड करेंगे, या यहाँ पे बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे लगाएंगे इसको तो ये जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्शन करंट नहीं है, यहाँ पे कोई ये कंडक्शन करंट नहीं, जिसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं, चालन धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए IC जीरो हो जाएगा। यहाँ पे किस वजह से करंट बन रही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या कहेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम के वजह से यहाँ पे करंट बन रही है। उस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जहाँ पे अगर हम नीडल रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है। बस उन्होंने एक मिसिंग वर्ड चीज थी इस नियम में, उसी को ऐड कर दिया। उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि नहीं ये होना चाहिए। और उन्होंने ये भी दिखाया कि ये जो करंट बह रही है वही करंट यहाँ भी हो सकती है, मतलब IC को ID के बाद आंकिक रूप से शो कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाली चीज़ ज़ीरो है और यहाँ पर ये वाली चीज़ ज़ीरो और यहाँ पर ये वाली चीज़ ज़ीरो है, और दोनों के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो निडल रखी गई थी वो डिफ्लेक्शन सेम था, सेम डायरेक्शन में था। इसका मतलब है दोनों करंट सेम होनी चाहिए। हालांकि दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो आंकिक रूप है उस दोनों बराबर होगा। कहाँ ये भी प्रूफ करेंगे, तो मैक्सवेल साहब ने इन दोनों को बराबर करके भी दिखाया आंकिक रूप से कि हाँ देख लीजिए इनकी वैल्यू भी सेम आती है ना, मान तो अलग अलग होते हैं लेकिन इनकी वैल्यू भी क्या आती है, सेम आती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए इनके प्लेट पे चार्ज Q है और इसकी एरिया A है, ठीक। तो आप जानते हैं कि संधारित्र की जो प्लेट है माइनस प्लस, इनके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो एक प्लेट के कारण तो होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के कारण भी होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों के कारण जो होगी बीच में उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बटे क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक। और चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है इसकी चार्ज डेंसिटी है जो होता है Q अपान A, क्या होता है Q अपान A। तो यहाँ से E जो हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या A एप्सिलॉन नॉट E बराबर हो जाएगा Q। ठीक, अब टाइम के साथ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एरिया कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है d अपान dt, और हो जाएगा ये dq अपान dt, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं d अपन dt EA बराबर dq अपान dt, और इसी को कहते हैं फाई ई, तो अब एप्सिलॉन हो गया फाई ई अपान dt,
और जानते हैं dq/dt को ही कहा जाता I, और इसे क्या मैक्सवेल ने कहा था ID, इसलिए ID बराबर I। तो उसने ये भी प्रूफ कर दिया कि न्यूमेरिकली आंकिक रूप से दोनों के मान बराबर भी होते हैं, इस करंट का मान और इस करंट का मान, तभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ और यहाँ सेम होती है, तभी चुंबकीय सुई जो है सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, सेम मैग्नीट्यूड से डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, उसने आंकिक रूप से इसे बराबर भी दिखा दिया। ठीक, तो ये मैक्सवेल ने इस यहाँ की करंट डिस्प्लेसमेंट करंट को इसमें ऐड किया, कहा कि एम्पियर का नियम गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, गलत होता तो कहीं नहीं वैलिड होता, बशर्ते इसमें कुछ इनकम्प्लीनेशन है, मतलब मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या है कि वो यहाँ फेल हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ ऐड होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे करंट ऐड किया जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और कहा कि वो करंट बनती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के होने के कारण से या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण, और उस करंट के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। न्यूमेरिकली यहाँ वाली जो करंट है इस करंट के ही बराबर होती है, मतलब दोनों एक ही होते हैं, लेकिन मान में अलग अलग होते हैं, ये होती है और ये होती है ना। न्यूमेरिकली आंकिक रूप से देखो बराबर दिखा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि एम्पियर नियम ये होना चाहिए, तो इसीलिए उनके सम्मान में उनका नाम पहले रखा और अपना नाम बाद में, और नियम क्या दिया, एम्पियर मैक्सवेल परपथी नियम, एम्पियर मैक्सवेल परपथी नियम। ठीक, तो एम्पियर मैक्सवेल परपथी नियम क्या है वो लिख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं विस्थापन धारा क्या है वो भी। ठीक, इसे मिटा दिया जाए। तो हेडिंग हमारी है एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। बस तो उसमें एक एडिशन हो गया वही डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, सर्वप्रथम इसका जो ध्यान गया था इस बात का वो मैक्सवेल साहब का गया था, संधारित्र लेकर एक्सपेरिमेंट, एम्पियर का कभी इस बात पे ध्यान नहीं गया था एम्पियर साहब का। मैक्सवेल अगर वो संधारित्र लेकर एक्सपेरिमेंट न करते तो शायद इनका भी ध्यान वहाँ नहीं जाता, और सुई रख के देखे नहीं होते कि अरे डिफ्लेक्शन तो दोनों जगह सेम है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का है, तो यहाँ तो करंट है ही नहीं, तो फिर भी कैसे डिफ्लेक्शन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया, और उन्होंने मैक्सवेल ने बताया, और मैक्सवेल ने इक्वेशन भी अपना दिया था, बहुत सारी इन्होंने थ्योरेटिकली बातें बोली थी और बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हुई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ही उन्होंने बताया था, जिसे हर्ट्ज ने 20 साल बाद प्रूफ भी किया था। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक, क्या हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरे, उस परिपथ मतलब है कि लूप, उस परिपथ द्वारा या लूप द्वारा घिरे
क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा, उन्होंने कहा कि गुजरने वाली कुल धारा को उन्होंने क्या कहा, IC प्लस ID, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं चालन धारा और विस्थापन धारा। विस्थापन उसके मतलब उसके स्थान पर नाम रखा था इसलिए रख दिया विस्थापन धारा। मतलब इसको हम लोग कहते हैं IC, इसको कहते हैं ID का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात बंद परिपथ का जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है म्यू नॉट गुना मतलब IC प्लस ID। ये कंप्लीट नियम था, मैक्सवेल ने ये चीज ऐड की थी उसमें। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IC प्लस म्यू नॉट ID। और जहाँ पे उन्होंने कहा कि ID जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt या A एप्सिलॉन नॉट dE अपॉन dt होता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कट रहा है क्या? तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा, चालन और विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, उन्होंने एक ला दिया था, ला का कोई प्रूफ नहीं होता। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि हमें इसे दिखाना है, शो करना है कि वो करंट जो होती है वो एक ही होती है आंकिक रूप से, है ना। तो ये हमको दिखाना है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या, मतलब दिखाना है। उन्होंने कहा कि वो करंट, यही करंट ये होती है जो यहाँ पर होती है, क्योंकि दोनों का आंकिक मान सेम हो जाएगा, कल वैल्यू। हालांकि ये परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कारण होती है, लेकिन दोनों के वैल्यूज अलग अलग होते हैं। आंकिक रूप से समान तो होंगे, यहाँ की वैल्यू, इसको निकालने का ढंग अलग है, इसको निकालने का ढंग अलग है। इसको निकालने का ढंग ये है dQ/dt, और इसको निकालने का ढंग ये है एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt, ये। लेकिन दोनों का आंकिक मान, वैल्यूज अभी देखेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी, निकालने का ढंग अलग है लेकिन वैल्यू सेम होगी, ये बताना है ना। तो वैल्यू सेम होगी, केवल लाभ पूछे तो आप यहीं करके छोड़ दीजिएगा। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट
और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा ई ए एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख दें डी क्यू बाई डी टी। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी बटे डी टी। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि फाई ई बराबर जो होता है ई इंटू ए होता है। क्योंकि एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर है। तो ई डॉट ए का मतलब होता है ई ए कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, ठीक। और डी क्यू बाई डी टी को ही हम लोग क्या कहते हैं आई सी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं आई डी। तो वैल्यू दोनों की क्या होती है सेम होती है। ठीक, तो इस तरह से आप बराबर दिखा सकते हैं। या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा आई सी बराबर होता है आई डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी फाई ई अपॉन डी टी। देखिए एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, यहाँ पे डी बाई डी टी रहने दीजिए, फाई को लिख सकते हैं ई इंटू ए, ठीक। एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और यहाँ पे ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई को लिख सकते हैं सिग्मा बाई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तभी लग गया ए कैंसिल हो गया, और इसको एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ये भी कट गया, और इसी को आई सी, तो आई डी इस तरह से भी बराबर होगी वैल्यू रख के, चाहे इस तरह करिए चाहे उस तरह से करिए, ठीक। अब हम लोग विस्थापन धारा की डिफिनीशन लिख लेते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या वो देख लेते हैं और उसकी विशेषता, ठीक। चलिए पहले अगर टाइम रहेगा तो तरंग सिद्धांत ही देख लेंगे, बाद में विशेषता और इसका वो एक वीडियो और चेंज कर बना लेंगे। चलिए विशेषता और उसका स्पेक्ट्रम का एक वीडियो और बन जाएगी, आज केवल इसका सिद्धांत क्या है, मैक्सवेल का प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। चलिए हेडिंग है विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा हमने बता दिया है, बस केवल डिफिनेशन लिखना है। लिखेंगे कि किसी परिपथ में समय के साथ, किसी परिपथ में समय के साथ, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र को, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। और विस्थापन धारा ID बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी,
या यही बराबर होती है A/0 dE/dt। ठीक। अब मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है ना। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे वो भी सिलेबस में नहीं है, मैक्सवेल इक्वेशन। तो हेडिंग है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। ठीक है। नहीं, एक एक चीज और है इसमें, हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा इसकी विशेषता, विस्थापन धारा की विशेषता, विस्थापन धारा की विशेषता। विस्थापन धारा की क्या है विशेषता। तो देखिए, विस्थापन धारा जो है ये कन्वेंशनल करंट नहीं है, परंपरागत धारा नहीं है। ठीक है। यह धारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे विस्थापन धारा परंपरागत धारा नहीं है, जो मानी जाती है अब तक नहीं है ना। इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट। जैसा कि ये जो है क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना। लिखेंगे कि क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो जो चीज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, धारा ही तो उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे धारा कहते हैं, कह देते हैं। ठीक है। अब दूसरी विशेषता ये है कि ये तभी उत्पन्न होती है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन होता है। मतलब यह धारा तभी उत्पन्न होती है जब विद्युत फ्लक्स अथवा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ठीक। ये दो विशेषता हो गई। तीसरी है कि स्टडी कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन ना हो स्टडी स्टेट में ये उत्पन्न नहीं होती है। स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परिवर्तन ना हो तो ये उत्पन्न नहीं होती है। मतलब अगर जब संधारित्र फुली चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, उसका परिवर्तन रुक जाता है, इसलिए ये अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मतलब है कि एक इट इज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टडी कंडीशन, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन बंद हो जाता है तो ये उत्पन्न नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। और ये कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी को पूरा करती है। कॉन्टिन्यूटी
मतलब सततता के नियम को, है ना, सततता की जो सततता होती है, कंटिन्यूटी जो होती है, उसकी विशेषता को, उसकी प्रॉपर्टी को पूरा करती है। यहाँ पे लिखेंगे यह सततता, 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 चलिए जो भी लिख लें, कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं, यह सततता, सततता की विशेषता को पूरा करती है, पूरा करती है। हिंदी में थोड़ा गलती होगा, देख लीजिएगा। सततता, सततता, सततता की विशेषता को पूरा, मतलब कंटिन्यूटी बनाती है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रही थी कि नहीं, ये करंट यहाँ पे क्या हो जा रही थी, आगे की ब्रेक हो रही है, तो आईडी इसको कंटिन्यू बनाती है ना, मार्ग को पूरा करती है, कंटिन्यूटी बनाती है, ठीक है, सततता को पूरा करती है। तो ये विशेषता हो गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं, या वो पढ़ेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, ठीक। एक चीज अब तो हमको पता ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, या डिफिनीशन भी हो जाता है। मैक्सवेल ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो सूत्रों के माध्यम से सारी चीज़ों को डिफाइन किया और बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो गए। यही काम डिब्रॉय ने भी किया था। उन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक इसी तरह थ्योरेटिकल बात बोली थी, और बाद में वो प्रूफ भी हो गया कि ये जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो दोनों प्रूफ हो गया। कभी कभी लाइट पार्टिकल का व्यवहार करती है और कभी कभी वेव नेचर, जैसे थॉमस यंग ने वेव नेचर प्रूफ किया और आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर प्रूफ किया। तो दोनों बिहेवियर वो शो करती है, लेकिन एक बार में एक ही वेव है, दोनों साथ साथ नहीं। जब वो पार्टिकल नेचर बिहेवियर में बिहेव करती है तो वेव नेचर नहीं, जब वेव नेचर बिहेव में होता है तो पार्टिकल नेचर नहीं, ठीक है। दोनों एक साथ शो नहीं करते। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी टाइम के साथ वेरिएबल। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम के साथ चेंज मैग्नेटिक फील्ड हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और दोनों फील्ड को आपने देखा कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक। क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव होती है जिसकी हम विशेषता की बात करें तो वो बिना मीडियम के चलती है। जैसे सन से रेज हमारे यहाँ आती है, जैसे कि ये जो साउंड वेव होती है, इनको चलने के लिए क्या होती है? मीडियम चाहिए होती। बिना मीडियम के ये चल नहीं सकती। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो होती है वो मीडियम से दूसरे जगह पहुंच जाती है, क्योंकि मीडियम के वहाँ पार्टिकल जो होते हैं वो पहुंचाते हैं, ठीक है ना। मतलब है कि वो अपने जगह पार्टिकल जो है ऑसिलेट करते हैं
और उस ऑसिलेशन के वजह से वो एक दूसरे को पास करते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है, जो वेव होती है, उनके ऑसिलेशन से पास होती है। ऑसिलेशन मतलब वेव, मतलब ऑसिलेशन। जहाँ ऑसिलेशन होगा वहाँ वेव ज़रूर बनेगी, जहाँ ऑसिलेशन होगा वहाँ वेव ज़रूर बनेगी, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो वहाँ वेव होती है। वेव एनर्जी को और मोमेंटम का कैरी करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ले जाने वाले काम उसी का होता है, पार्टिकल तो अपने स्थान पे बने रहते हैं। सन से रेस जो आती है तो बीच में तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो आखिर में कैसे वहाँ से जो सन रेज होती है वो हमारे यहाँ चली आती है। तो जिसके कारण से वो आती है, या जो रेज आती है बिना मीडियम के, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वो साउंड वेव चलने के लिए मीडियम चाहिए, और जिसे चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलाता कौन है, उस एनर्जी को, उसके मोमेंटम को लाता कौन है, तो वो लाने वाले कौन है? तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि वो लाने वाले होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, और वही वाइब्रेशन जो है वेव को लाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो एनर्जी होती है और मोमेंटम, उसको लाते हैं। तो जहाँ पे पार्टिकल मीडियम नहीं होता है तो वहाँ पे ऑसिलेशन करने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वेव बनती कहाँ से? ऑसिलेशन की वजह से बनती है। जहाँ ऑसिलेशन वहाँ वेव, याद रखिएगा, जहाँ ऑसिलेशन होगा वहाँ वेव। तो वेव बनती है ऑसिलेशन से। ऑसिलेट कौन करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? तो वो चार्ज के वजह से बनती है। ठीक है, चार्ज ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देती है? मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। फिर वही मैग्नेटिक फील्ड क्या बना देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है, और फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देती है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन टाइम वेरिंग, टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ठीक है, तो ऑसिलेशन से बनती है वेव, और ऑसिलेशन करता कौन है? चार्ज। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि स्थिर अगर चार्ज है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगी। लेकिन अगर चार्ज किसी वायर के अंदर मूव कर रहा है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि वहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो वहाँ पे नेट चार्ज जीरो होता है। इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्योंकि चार्ज वो मूव करता है। ठीक है, लेकिन अगर एक फ्री चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर वही चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज। एक्सेलरेटिंग चार्ज मतलब क्या होता है? ऑसिलेटिंग चार्ज। अभी आपने पीछे पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में एलसी दोलन में हमने बताया था कि चार्ज ऐसे ऑसिलेट करता है, चार्ज दोलन करता है। अनुनाद की कंडीशन भी बताया था कि अनुनाद में क्या होता है कि दोलन करते हुए धारा का मान अचानक बढ़ जाना, पावर बढ़ जाना, तो उसे अनुनाद कहते हैं, वो कंडीशन होती है। जबकि हमने एलसीआर परिपथ में देखा था ये बराबर होता था तो करंट मैक्सिमम हो जाती थी, तो ये अनुनाद होती है। लेकिन एक सिंपल सर्किट में क्या होता है? चार्ज ऑसिलेट करते हैं, करंट ऑसिलेट करती है,
ये ऑसिलेशन का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी बार बार बदल रही है, बार बार क्या हो रही है, बदल रही है। कैसे? इस सिंपल सरल ये सरल लोलक जो होता है, सरल आवर्त गति करता है ना, तो इसमें देखिए इसकी वेलोसिटी बार बार बदल रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी से क्या प्रोड्यूस होता है? चेंज इन वेलोसिटी से प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई लोलक है, ये दोलन कर रहा है, तो जब यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, चरम सीमा कहते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर जैसे इधर जाता है तो ये घटती जाती है और यहाँ पे बी का मान जीरो। तो देखिए यहाँ पे ये लोलक जो है ये बार बार क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है। और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होती है, बार बार चेंज, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। तो ये दोलन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। और एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी चार्ज कभी मैक्सिमम, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इसकी बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब बार बार इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेट हो रहा है तो देखिए बार बार दोलन हो रहा है। इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं कि ये दोलन कर रहा है। अब बार बार इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम हो रही है तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेट हो रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम इसकी वेलोसिटी हो रही है तो ये एक्सेलरेट हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेलरेट हो रहा है तो ये दोलन कर रहा है, यहाँ पे भी दोलन कर रहा है। तो याद रखना एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज, अगर त्वरित चार्ज है तो इसका मतलब वो दोलन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है ना। तो एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज, मतलब दोलित चार्ज कहेंगे कि चार्ज दोलन कर रहा है कि नहीं। और एक चीज यही है कि हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो से मैक्सिमम होना, चेंज होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम होना, फिर मैक्सिमम से जीरो होना, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। देखिए चार्ज में परिवर्तन होगा टाइम के साथ तो करंट बनेगा ना, करंट, यानी चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट कर रही है। चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब करंट एक्सेलरेट कर रही है, और करंट एक्सेलरेट करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट कर रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है। चार्ज टाइम के साथ बदल रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है, क्योंकि स्थिर चार्ज से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है और वही मूव करता है तो करंट बनती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे जब चार्ज, तो कहने का मतलब है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, यानी कि उच्च आवृत्ति से वैद्युत दोलन करते हैं, तो उनसे जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब करंट में उच्च आवृत्ति से दोलन होता है तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोलन होता है। किसका दोलन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, किसका दोलन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, करंट एक्सेलरेट कर रहा है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सेलरेट कर रही है, करंट का एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट कर रही है। तो कहने का मतलब है कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलती है टाइम के साथ। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो उसी के वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है।
तो होता क्या है इसमें कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। कहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस तरह से कंपन हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से कंपन हो रहा है। कहने का मतलब है कि वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। तो वेव जो ऐसे ऐसे जाती है ना, मतलब है कि इधर डायरेक्शन इसका, इधर डायरेक्शन इसका, तो ऐसे आगे बढ़ेगी, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ही ऊपर ही, ये ऊपर ऐसे ऐसे आगे जाएगी। तनी वेव जो होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर मूव करती है इसमें, दोनों के परपेंडिकुलर। तो मैक्सवेल ने कहा कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने देख रखा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, साथ साथ होती है ना। तो वेव जो होती है वो उसके परपेंडिकुलर, अगर एक वाई डायरेक्शन में मूव दोलन कर रही है और एक जेड डायरेक्शन में कर रही है, तो वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, वेव किस डायरेक्शन में मूव करती है? एक्स डायरेक्शन में। तो उन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कब होती है? जब किसी परिपथ में चार्ज एक्सलरेट होता है, यानी चार्ज ऑसिलेट होता है, यानी चार्ज के उच्च आवृत्ति से वैद्युत दोलन होते हैं, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। और वैद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेव का जनरेशन होता है, और वो परपेंडिकुलर मूव करती है और मूव एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट करती है, एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो जो लाइट रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्योंकि ये वो वेव होती हैं जो बिना मीडियम के चलती हैं। तो वहाँ कंपन कौन करने वाला होता है? तो जब वहाँ पार्टिकल नहीं है तो वहाँ कंपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपन होते हैं, जिससे इसका जनरेशन होता है। ठीक, तो हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या है ना। फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल ने, सब इसका गणितीय सूत्र के आधार पर, कोई एक्सपेरिमेंट था, तो मैक्सवेल ने सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि, मैक्सवेल ने सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, मतलब एक्सलरेट होती है, ऑसिलेट होती है, उच्च आवृत्ति से बदलती है, अथवा विद्युत धारा के अर्थात, ये भी कह लें, अथवा नहीं, अर्थात वैद्युत धारा के उच्च आवृत्ति से, अर्थात वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से, अर्थात उच्च आवृत्ति से वैद्युत दोलन होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अर्थात वैद्युत धारा के उच्च आवृत्ति से वैद्युत दोलन होते हैं, उच्च आवृत्ति से वैद्युत क्या होते हैं? दोलन होते हैं। तो परिपथ से विद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। तो परिपथ से क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा जो है तरंगों के
रूप में निकलती है, रेडिएट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है ना। और उन्होंने फार्मूले के साथ भी प्रूफ किया कि मीडियम में वैद्युत और चुंबकीय तरंग, वैद्युत, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपन होते हैं। तो लाइट, उन्होंने एक फार्मूला दिया था जिस पे जो है यह प्रूफ किया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, इसकी जो चाल होती है, वो जो चाल होती है वो लाइट के चाल के बराबर आती है। मैंने सूत्रों के माध्यम से प्रमाणित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। तो इसलिए अपना मत दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो इसका मतलब है कि लाइट होती है, यानी प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, यानी लाइट भी वेव के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मीडियम के इलेक्ट्रिक गुण पे निर्भर करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक गुण है। तो इन दोनों फार्मूलों के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट से और जो मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट होते हैं, है ना, उनके आधार पर एक फार्मूला हमने पीछे दिया था, वो आया था ये μ0ε0 हाई। इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो है लाइट की चाल जो होती है उसके बराबर आया था पीछे। ठीक, तो जो लाइट की चाल होती है वो माध्यम के चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं, चुंबकीय गुण और वैद्युत गुण पर निर्भर करती है। इसका मतलब लाइट भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। मैक्सवेल ने गणनाओं के द्वारा यह सिद्ध किया, लिखेंगे कि मैक्सवेल ने गणनाओं के द्वारा यह सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, यह सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, यह सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, उन्होंने प्रूफ किया था 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड होती है। चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल यही होती है, सबको मालूम है। ठीक है, इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना मत दिया, इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना मत दिया कि, या अपना विचार प्रकट किया कि प्रकाश जो है, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में चलता है। अब हम इसके लक्षण पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सी प्रकार वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, उनकी आवृत्ति क्या है। ये उनका सिद्धांत था, और इस सिद्धांत जो था
ये भी है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और उन्होंने ये तो थ्योरेटिकली बोला था, एक फार्मूले से प्रूफ किया था। कम से कम जो है 1888 में हर्ट्ज ने इसके अस्तित्व को एक्सपेरिमेंटली दिखा भी दिया था। मैक्सवेल ने तो ऐसे कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन इसके अस्तित्व को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन किया था? हर्ट्ज ने 1888 में, ठीक है ना। और वहीं से उस एक्सपेरिमेंट से है प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी निकल के आया था कि मीडियम में जो तरंग चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, जो बिना मीडियम के भी चल सकती है ना। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया था, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, अभी हम इसकी विशेषता के बारे में, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि तरंग कैसे बनती है ना, कैसे बनती है। जब चार्ज ऑसिलेट करते हैं, एक्सिलरेट होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो इस तरंग का निर्माण होता है। और इस तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपन करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और तरंग इन दोनों के परपेंडिकुलर चलती है। और एक चीज़ और है कि इसमें एक बार अगर ये तरंग बन जाती है तो फिर ये सेल्फ प्रोडक्शन होता है इनका, क्योंकि टाइम के साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है, और टाइम के साथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। दोनों एक दूसरे के स्रोत का काम करती है ना। तो ये प्रक्रिया एक बार बन जाती है तो चलती रहती है, बीच में कहीं ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें अब इसका दो चीज़ बचा है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं समझाने के लिए। जो भी समझाने के लिए अभी बचा होगा, तो अभी इसका हम लोग इक्वेशन देखेंगे। मैंने कि अभी हमने तो केवल ऊपर ऊपर की बात बताई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन, इसके जो वो है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। कहने का मतलब इनकी विशेषताओं के बारे में, और मैक्सवेल के इक्वेशन के बारे में कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे। यानी हालांकि इनका खुद का नहीं था, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की जो मौलिक प्रॉपर्टीज़ थी, जो मौलिक सिद्धांत थे, यानी एलिमेंट्री एक तरह से, एलिमेंट्री के जो इनके प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक, जैसे गॉस लॉ है, और कह लीजिए गॉस लॉ के बाद ये है फैराडेज लॉ है, एम्पियर्स लॉ है। इन सब लॉ को क्या किया उन्होंने 4 फार्मूलों में बांध दिया, तो उसी को मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है। 4 इक्वेशनों में बांध दिया, ठीक है। तो हम लोग जो है हम जो है आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विशेषता, मैक्सवेल इक्वेशन आएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी तरंगें पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।